सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। ये जेपीएससी मेंस पेपर 4 पॉलिटी की क्लास हो रही है। इसके पिछले के क्लास में हमने पंचायती राज और नगर पालिका को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स और खट्टा की क्लास भी दी जा रही है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उसके थ्रू ऐड हो सकते हैं। आज का जो चैप्टर रहने वाला है हम लोग का, वो चैप्टर 7 होगा, जो कि केंद्र राज्य संबंध से होगा, जिसमें प्रशासनिक, विधायी और वित्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य संबंध के बारे में व्याख्या करना है कि केंद्र राज्य के जो संबंध उनके बारे में, एवं किन कारणों की वजह से, किन मुद्दों के कारण दोनों के बीच में विवाद बना हुआ है, और उन्हीं विवाद को सुलझाने के लिए क्या क्या उपाय बताया गया है। वो तीनों चीज़ों को हम लोग को इस क्वेश्चन में डील करना है। तो सबसे पहला कि भारत क्या एक संघात्मक राष्ट्र है, लेकिन संघात्मक होने के बावजूद भी इसका झुकाव जो है वो एकात्मकता की ओर ज़्यादा है। और साथ ही साथ भारत की अखंडता, एकता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए एक बहुत ही मजबूत केंद्र के साथ साथ यहाँ की अनेकता और विविधता में भी समन्वय स्थापित करने के लिए भारत को राज्य का एक संघ बनाया गया। तो केंद्र और राज्य संबंध की व्याख्या में क्या हो गया कि भारत एक संघात्मक राष्ट्र है। तो भारत एक संघात्मक राष्ट्र है जो एकात्मक की ओर झुका हुआ एक संघ भी है, क्योंकि संघवाद व्यवस्था में संघ के आधिपत्य वाली शक्ति की सहकारी संघवाद के साथ साथ मिश्रित कर दिया गया, जिससे देश की एकता एवं अखंडता एवं संप्रभुता को सुरक्षित बनाए रखने के लिए मजबूत केंद्र के साथ साथ देश की अनेकता एवं विविधता में समन्वय स्थापित करने हेतु भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया। और राज्यों के संघ को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए संविधान के भाग 11 एवं भाग 12 में एवं अनुच्छेद 245 से लेकर 300 के बीच में केंद्र एवं राज्य के बीच 3 संबंध संविधान में दिए गए हैं। यानी कि संविधान के भाग 11 और 12 में केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताया गया है, जिसमें से 3 संबंध का उल्लेख है। सबसे पहला विधायी संबंध, फिर प्रशासनिक संबंध, और तीसरा आ जाएगा हम लोग का वित्तीय संबंध। तो ये तीनों का हम लोग का डील करना है इस चैप्टर में। तो जो विधायी संबंध है वो अनुच्छेद 245 से 254 तक आता है। फिर प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 255 से 263 तक, और वित्तीय संबंध जो है वो अनुच्छेद 264 से लेकर 300 तक आ जाता है। तो सबसे पहला आता है हम लोग का विधायी संबंध, जो कि अनुच्छेद 245 से लेकर 254 के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो विधायी संबंध में क्या हो गया कि संविधान में विधायी शक्तियों के बंटवारा हेतु संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ बनाई गई है। तो 3 सूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में अगर कोई भी कानून बनाएगा तो कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? संघ का होता है। और संघ सूची में 97 विषय थे, जो कि बढ़ाकर अभी 100 हो गया है। फिर एक राज्य सूची। तो राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है, और राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय थे, जिसको घटाकर 61 कर दिया गया है। और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है, और मूल संविधान में 47 विषय थे, जबकि वर्तमान में 52 विषय समवर्ती सूची में है। लेकिन अगर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, लेकिन अगर दोनों के बीच में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है, तो इसी स्थिति में केंद्र का कानून जो है वो सर्वोपरि माना जाता है। लेकिन कुछ परिस्थिति में केंद्र का कानून बनाने का विशेष अधिकार प्रदान किया गया है, जो कि निम्नलिखित है। तो सबसे पहला कि केंद्र को कुछ एक्स्ट्रा पावर दिया गया है कानून बनाने के लिए, जिसमें से अनुच्छेद 248। तो इसमें क्या बताया गया है कि अवशिष्ट विषय पर जो भी कानून बनाने का अधिकार होगा वो केंद्र के पास होगा। यानी कि वो सारा विषय जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है, वो सारा विषय पर कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 248 के अनुसार केंद्र को दिया गया है। फिर अनुच्छेद 249। तो अगर राज्यसभा अपना 2/3 बहुमत से अगर किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है, तो उस विषय पर संसद 1 वर्ष के लिए कानून बनाती है। फिर अनुच्छेद 250। तो 250 में क्या हो गया कि जब 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर राज्य सूची के विषय पर कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पास करते हैं, और इससे विषय में कानून बनाने का अधिकार संसद को है, और ऐसा कानून केवल उन्हीं राज्यों में लागू होगा जो प्रस्ताव पारित किए हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि संविधान में केंद्र को राज्य की अपेक्षा अधिक विधायी शक्तियाँ प्रदान किया गया। यानी कि अनुच्छेद 250 में क्या बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं, लेकिन इसका पावर किसके पास है? संसद के पास है, और वह कानून उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जो राज्य साथ में मिलकर राज्य सूची पर कानून बनाना चाहते थे। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग का अनुच्छेद 248 हो गया, 249 हो गया और 250, जहाँ पे हम लोग को केंद्र को राज्य से थोड़ा अधिक पावर दिखाया गया। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि विधायी शक्ति के मामले में केंद्र सरकार को राज्य सरकार से अधिक शक्तिशाली बताया गया। अब दूसरा आता है प्रशासनिक संबंधी। तो प्रशासनिक संबंध में क्या हो जाएगा? तो जैसे कि
केंद्र जैसे कि भारत का जो संघीय व्यवस्था है उसको मजबूत बनाए रखने के लिए केंद्र को संविधान के द्वारा ऐसे उपाय दिए गए हैं जिसके माध्यम से वह राज्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। जैसे कि सबसे पहला कि राज्यपाल के माध्यम से, क्योंकि राज्यपाल जो होते हैं वे पर्टिकुलर उस राज्य के भी नहीं होते हैं और राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, उसमें राज्य का कोई भी रोल प्ले नहीं होता है। फिर राज्य सरकारों को निर्देश देकर अनुच्छेद 256 में बताया गया है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्य करेंगे। फिर अनुच्छेद 258 में कि कुछ संघीय कार्य राज्यों को सौंपकर, और 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करके। तो ये 4 तरीके से जो है भारतीय संघीय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए केंद्र को संविधान के द्वारा ये पावर दिया गया। अब सबसे पहला राज्यपाल के माध्यम से संघीय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य में नियुक्त किया जाता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति सबसे पहला राष्ट्रपति करते हैं और ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर कार्य करते हैं। और सामान्यतः राज्यपाल जो होते हैं केंद्र सरकार के अनुदेशों पर ही कार्य करते हैं। अनुच्छेद 256 में स्थापित करता है कि राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करे जिससे कि संसद द्वारा बनाए गए विधान का पालन सुनिश्चित हो। फिर अनुच्छेद 256, तो अनुच्छेद 256 में क्या बताया गया है कि राज्य जो है वो केंद्र के दिशा निर्देशों का ही पालन करेंगे। तो केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश देने की व्यवस्था है और ये निर्देश राष्ट्रीय या फिर सैनिक महत्व या फिर संचार के साधन या रेलवे संरक्षण या राष्ट्रीय मार्ग के संरक्षण के लिए होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश देती है। अब राज्य सरकारों को कुछ संघीय कार्य सौंपकर उनकी सहमति में संघ की कार्यपालिका शक्ति के आधार पर कार्य करने का निर्देश देती है और संघीय कार्य राज्यों के अनुच्छेद 258 के तहत केंद्र सरकार सौंपती है। यानी कि राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा संघीय कार्य को राज्य को सौंपा जाता है। फिर अनुच्छेद 263, तो अनुच्छेद 263 में क्या बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य के बीच में उनके संबंध को सही तरीके से स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के बाद किया गया है, जिसका केंद्र सरकार या केंद्र राज्य सरकारों से उत्पन्न होने वाले विवादों का हल ढूंढने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार से हम लोग का जो प्रशासनिक संबंध था, जिसमें राज्यपाल के माध्यम से राज्य सरकार के निर्देश देकर और कुछ संघीय कार्यों राज्य को सौंपकर, और इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के द्वारा केंद्र सरकार राज्यों पर नियंत्रण रखने का, प्रशासनिक नियंत्रण रखने का कार्य करती है। अब आता है वित्तीय संबंध। तो वित्तीय संबंध में क्या हो गया कि केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय शक्ति का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर किया गया है। यानी कि जो भी वित्तीय शक्ति का विभाजन होगा वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर होगा। और केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध अस्थायी नहीं होते हैं। केंद्र एवं राज्य के बीच में वित्तीय संबंध बंटवारा करने के लिए अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में चर्चा किया गया है, जिसका गठन राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के लिए करते हैं और वित्त आयोग की सिफारिश पर ही केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त बंटवारे का फैसला करता है। यानी कि केंद्र और राज्य का कितना % शेयर होगा वित्त के मामले में, ये सारा अनुच्छेद 280 के तहत यानी कि वित्त आयोग के तहत किया जाता है। अब संविधान के द्वारा कुछ ऐसे निर्धारित किए जाते हैं जिसमें लगता तो है कि वह केंद्र सरकार का, परंतु वसूली के कार्य राज्य सरकार करती है। यानी कि बहुत सारे ऐसे टैक्स होते हैं जो लगाते तो केंद्र सरकार है, लेकिन उन पर वसूली के कार्य राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। और वैसा कर जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है उनका बंटवारा वित्त आयोग के द्वारा ही किया जाता है। राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार से उधार भी ले सकती है और जब भी कोई विपदा का समय होगा तो केंद्र सरकार से अनुदान भी प्राप्त कर सकती है। और इसका सिफारिश भी कौन करते हैं, तो वित्त आयोग ही करते हैं। अर्थात केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्त संबंध का निर्धारण वित्त आयोग, जिसके बारे में हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 280 में बताया गया है, उनके द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि केंद्र राज्य संबंध के बारे में व्याख्या करना था, वो हो गया। अब है कि किन मुद्दों के कारण दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो क्या हो गया कि केंद्र और राज्य के बीच में संबंध को सही करने के लिए विधायी शक्ति हो गया, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध के बारे में संविधान में चर्चा किया गया है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया जाता है कि उनकी जो कार्यपालिका शक्ति हो गई या फिर विधायिका और वित्तीय कार्य में केंद्र का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, जिनके कारण दोनों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। और टकराव की स्थिति उत्पन्न होने के पीछे का मुख्य वजह क्या हो गया, तो सबसे पहला कि राज्यपाल की नियुक्ति एवं राज्यपाल की भूमिका। तो चूँकि राज्य में
राज्य में जो भी सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री होते हुए जनता के द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं, जबकि राज्यपाल के नियुक्ति में राज्य के लोगों का या फिर राज्य के मंत्रियों का कोई रोल प्ले नहीं होता है, बल्कि ये केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करवाई जाती है, जिसकी वजह से कई बार राज्य सरकार को प्रॉब्लम हो जाती है। फिर अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर राष्ट्रपति क्या कहते हैं, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। अनुच्छेद 249 के तहत अगर 2/3 बहुमत से राज्यसभा किसी भी राज्य सूची के विषय में राष्ट्र महत्व घोषित कर देते हैं, तो उस स्थिति में 1 वर्ष के लिए कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद के पास यानी कि केंद्र को चल जाता है। फिर अनुच्छेद 200, तो 200 में क्या बताया गया कि विधानसभा के द्वारा अगर कोई भी विधेयक पारित होता है तो वह राष्ट्रपति के समक्ष भेजना पड़ता है। फिर 5वां पॉइंट हो जाएगा कि राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व होता है। और छठा हो जाएगा केंद्र द्वारा राज्यों में अर्धसैनिक बल की तैनात की जाती है। यानी कि ये सारे मुद्दे हैं जिनकी वजह से केंद्र और राज्य के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। अब है कि इन टकराव की स्थिति को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो उपरोक्त मुद्दों के कारण केंद्र एवं राज्यों के बीच निरंतर टकराव होता रहा है और इन बढ़ते टकरावों को कम करने के लिए 1983 में केंद्र सरकार के द्वारा सरकारिया आयोग का गठन किया गया है, जिसमें निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। तो सरकारिया आयोग जो थे वे राज्यपाल से संबंधित भी बहुत सारे चीज़ों को बताए थे, सुझाव दिए थे, और यहाँ पे केंद्र और राज्य के बीच के टकराव को कम करने के लिए भी सरकारिया आयोग का ही गठन किया गया है। तो इनके अनुसार क्या बताया गया है कि देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए केंद्र एवं राज्यों के संबंध में कोई भी मौलिक परिवर्तन आवश्यक नहीं है। यानी कि एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए केंद्र राज्य के बीच में कोई भी परिवर्तन होना आवश्यक नहीं है। सेकंड हो गया कि केंद्र और राज्य के बीच में जो भी विवाद उत्पन्न होगा उनको सुलझाने के लिए अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए और इस सिफारिश के आधार पर 1990 में राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। फिर एक क्या समवर्ती सूची में, यानी कि जिस विषय में कानून जो है वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर करते हैं, तो समवर्ती सूची में दिए गए मामले पर केंद्र और राज्य के बीच विचार विमर्श होना अनिवार्य है। राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से भी सलाह ली जानी चाहिए। यानी कि जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति हो रही है उस राज्य के मुख्यमंत्री से भी राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित सलाह लेना चाहिए। अब अनुच्छेद 356 इसका जो प्रयोग है वो अनिवार्य परिस्थिति में और बहुत कम किया जाना चाहिए और साथ ही साथ अनुच्छेद 352 का प्रावधान उचित है, इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। फिर 7वां पॉइंट कि केंद्र द्वारा राज्यों में जो अर्धसैनिक बल की तैनाती उचित है और इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। 8वां प्रधानमंत्री एवं सभी मंत्री तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को मिलाकर एक सर्वोच्च मंत्रिमंडल बनाया जाना चाहिए। यानी कि प्रधानमंत्री, सभी मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री को मिलाकर एक मंत्रिमंडल बनाना चाहिए जो कि केंद्र एवं राज्यों के साझे मुद्दे पर विचार विमर्श कर सके। यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से उन दोनों के बीच में टकराव उत्पन्न होते हैं, लेकिन उन्हीं टकराव को कम करने के लिए सरकारी आयोग ने बहुत सारे सुझाव दिए हैं। तो निष्कर्षतः भारत में सहकारी संघवाद की स्थापना को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी आयोग की सिफारिश बहुत ही उपयोगी है और इन उपरोक्त सुझावों का पालन कर ही स्वच्छ सहकारी संघवाद की स्थापना की जा सकती है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद के बदलते हुए स्वरूप की विवेचना करें। तो स्वतंत्रता के बाद ही भारत में संघ व्यवस्था को अपनाया गया है और अनुच्छेद 1 में बताया भी गया है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि यहाँ से कोई भी राज्य अगर चाहेगा तो भी वह टूटकर अलग नहीं हो सकता है। अर्थात भारत में संघवाद की स्थापना किसी समझौते के तहत नहीं हुई है और भारतीय राज्य इकाइयाँ को संघ से पृथक होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी कि जैसा कि अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन है, यानी कि कोई भी राज्य अगर टूटकर अलग होना चाहेंगे तो वे अलग नहीं हो सकेंगे। और स्वतंत्रता के बाद ही भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। यानी कि हमारी जो संघीय व्यवस्था है उसमें दोहरी शासन तंत्र की व्यवस्था करती है, जिसमें एक तरफ हो गए केंद्र में संघीय सरकार हो गए और उनके चारों ओर की परिधि में राज्य सरकारें हो गए। यानी कि एक तरफ जो केंद्र में हो गए वो संघीय सरकार हो गई और दूसरी तरफ राज्य सरकार हो गई। और संविधान ही दोनों की शक्तियों एवं अधिकारों को प्रदान करता है और इनके पास जो भी शक्ति और अधिकार होंगे वे संविधान के तहत ही दिया जाएगा। वे अपने अपने क्षेत्र में एक दूसरे के अधीन ना होकर भी एक दूसरे के पूरक हैं।
और सरकारी आयोग ने इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए राज्य एवं केंद्र के बीच संबंध स्थापित करने के लिए सहकारिता पर आधारित संघवाद को अपनाने का सुझाव दिया है, क्योंकि बदलते हुए राजनीतिक परिवेश में केंद्र एवं राज्यों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होने लगी थी। यानी कि कुल मिला के भारतीय संघवाद के बदलते हुए स्वरूप में हम लोग सबसे पहले क्या देखें कि आज़ादी के बाद ही भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया था, और इसके साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ये भी बताया गया था कि भारत राज्यों का संघ है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो भारत में जो संघीय व्यवस्था है यानी कि संघवाद की जो स्थापना है वो एक समझौता नहीं था, और साथ ही साथ अगर कोई राज्य अगर इससे टूट कर अलग होना चाहेंगे तो वे अलग नहीं हो सकते हैं। इसके बाद क्या देखें कि हमारी जो भारत है यहाँ पे दोहरी शासन तंत्र की व्यवस्था हो गई, जहाँ पर एक तरफ संघीय व्यवस्था चलेंगी यानी कि केंद्र सरकार, और दूसरी तरफ उनके चारों ओर यानी कि परिधि के रूप में राज्य सरकारें कार्य करेंगी, और वे दोनों को जो भी शक्ति और अधिकार प्राप्त होंगे वे संविधान के दायरे से ही प्राप्त होंगे, संविधान के अधीन रहकर वे अपने कार्य को करेंगे। लेकिन अगर वर्तमान में बात किया जाए तो वर्तमान में जो राजनीतिक परिवेश में है उसके वजह से केंद्र और राज्य के बीच में काफ़ी टकराव की स्थिति भी उत्पन्न होने लगी है, जिससे कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी देखे हैं। हमें केंद्र और राज्य के बीच में 3 प्रकार की संघवाद परिलक्षित होती है, जिसमें से सबसे पहला केंद्रीकृत संघवाद, दूसरा सौदेबाजी संघवाद और तीसरा सहयोगी संघवाद। तो केंद्रीकृत संघवाद जिस नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो केंद्र सरकार होंगे वे बहुत अधिक शक्तिशाली होंगे, और अगर केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली होंगे तो वे किसी भी तरीके से यानी कि मनमाने ढंग से वे राज्यों पर नियंत्रण रखना चाहेंगे। लेकिन अगर वे भी उसमें भी वो सफल नहीं होते हैं तो वे आर्टिकल 356 का प्रयोग कर देते हैं, जिससे कि राज्य सरकारों पर वे नियंत्रण रख सकें। तो केंद्रीकृत संघवाद वह स्थिति है जहाँ केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होने के कारण मनमाने ढंग से राज्य पर नियंत्रण रखती है, और केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर नियंत्रण करने में अक्षम होने की स्थिति में मनमाने तरीके से अनुच्छेद 355 का प्रयोग किए अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर राज्यों पर नियंत्रण करती रहती है। यह प्रक्रिया मूलतः 1950 से 1977 तक देखने को मिला। पंडित नेहरू ने अपनी पार्टी की बढ़ती हुई शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्र एवं राज्य दोनों में शासन का ऐसा तत्व अपनाया जिससे केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली हो गई। यानी कि कुल मिला के केंद्रीकृत संघवाद जो है उसका सबसे जो पीक वाला पॉइंट था वो 1950 से लेकर 1977 तक था, क्योंकि वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू की पार्टी थी और उन्होंने केंद्र और राज्य दोनों में शासन करने के लिए वो ऐसे तत्व अपनाए जिससे कि केंद्र सरकार जो है वो काफ़ी अधिक शक्तिशाली होने लगा, और जिसके कारण केंद्र और राज्य के बीच में निरंतर विवाद उत्पन्न होने लगा। और कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी सरकार जब सत्ता में आई तो उन्होंने बातचीत के द्वारा केंद्र एवं राज्य के बीच मधुर संबंध स्थापित करने की कोशिश की, जिसके फलस्वरूप सौदेबाजी संघवाद की शुरुआत हुई। यानी कि केंद्रीकृत संघवाद में केंद्र को अधिक शक्तिशाली दिखाया गया, जिसमें केंद्र के पास पावर ज़्यादा है। अगर केंद्र के पास पावर ज़्यादा है तो वे राज्यों पर नियंत्रण करना चाहेंगे, जिसकी वजह से वे मनमाने तरीके से अनुच्छेदों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे कि राज्य पर नियंत्रण रखा जा सके, जिसका सबसे अधिक दुरुपयोग 1950 से 1977 के बीच में देखा गया, जिसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय उन्होंने बहुत सारे ऐसे तत्व अपनाए जिससे कि केंद्र सरकार काफ़ी अधिक शक्तिशाली होने लगे, जिनकी वजह से राज्य और केंद्र के बीच में काफ़ी विवाद उत्पन्न होने लगा। और इन्हीं विवादों को सुलझाने के लिए जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो उन्होंने मधुर संबंध स्थापित करने की कोशिश की, और जिसके परिणाम स्वरूप सौदेबाजी संघवाद की शुरुआत हुई। तो सौदेबाजी संघवाद सबसे पहले कब आया? तो 1991 के बाद सौदेबाजी संघवाद को पूर्णतः उदय हुआ, और 1991 यानी कि उस समय सरकार रहे होंगे नरसिम्हा राव के। तो क्योंकि सर्वप्रथम 1991 में अल्पमत सरकार के नेता नरसिंह राव को 30 दिनों के अंदर बहुमत सिद्ध करने के लिए AIADMK समाजवादी दलों तथा अन्य छोटे छोटे दलों के साथ उनको सहायता लेनी पड़ी थी। यानी कि सौदेबाजी संघवाद जो है ये पूरी तरीके से 1991 के बाद उदय हुए, और उस समय की सरकार जो थे वे नरसिम्हा राव के थे, जिन्हें पूर्ण बहुमत नहीं था, तो उन्हें अपने सरकार को बनाए रखने के लिए बहुमत सिद्ध करने के लिए उन्हें 30 दिन का समय दिया गया था, जिसकी वजह से वे काफ़ी छोटे छोटे दलों के साथ वे गठबंधन कर रहे थे। और ये क्षेत्रीय शक्तियाँ अपने राज्यों में अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए केंद्र के साथ सौदेबाजी की और सरकारी आयोग का उल्लंघन करते हुए राज्य केंद्र पर हावी होने लगा। अब सिंपल सी बात है कि अगर केंद्र सरकार स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर केंद्र सरकार को सरकार बनाने के लिए छोटे छोटे दलों का सहयोग लेना पड़ रहा है, तो उस स्थिति में केंद्र सरकार का जो रोल प्ले होगा वे राज्य सरकार की तुलना में काफ़ी कम हो जाएगा। यहाँ पे केंद्र सरकार क्या हो जाएगा, कम शक्तिशाली हो जाएगा, जबकि राज्य सरकार अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। तो इसी स्थिति में जो छोटे छोटे दल हैं
वे अपनी राज्य में वित्तीय सहायता को प्राप्त करने के लिए केंद्र के साथ सौदा करने लगे, और जिसकी वजह से जो सरकारी आयोग में जो भी चीज़ बताया गया था उनका उल्लंघन होने लगा, और राज्य जो है वो केंद्र पर हावी होने लगा, और धीरे धीरे सौदेबाजी संघवाद का उदय होने लगा, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियाँ अपने मांगों पर अडिग थी, यानी कि उन्होंने जो मांग किया था वे बिल्कुल क्लियर थे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सौदेबाजी संघवाद की प्रवृत्तियाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले 4 लोकसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जिस कारण राजनीतिक समीकरण को मजबूती प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ सौदेबाजी करना पड़ रहा है, क्योंकि अधिक क्षेत्रीय दलों का उदय हो चुका है जो अपनी निर्धारित शर्त के आधार पर ही साथ देने के लिए तैयार है। यानी कि सिंपल सा बात है कि सौदेबाजी संघवाद, तो सौदाबाजी कब होगा? जब केंद्र काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, उस स्थिति में उनको राज्य का सहयोग लेना पड़ेगा और राज्य अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अडिग हो जाते हैं, और जिसके बाद धीरे धीरे दोनों में सौदाबाजी होना शुरू हो जाता है और सौदाबाजी संघवाद का भी उदय हो जाता है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो मोदी सरकार है, इन्हें तो पूर्ण बहुमत भी है, तो यहाँ पे संघवाद जो सहयोगी संघवाद है थोड़ा सा वो कम नज़र आता है, सौदाबाजी संघवाद थोड़ा सा कम नज़र आता है। अब आता है हम लोग का सहयोगी संघवाद। तो सहयोगी संघवाद में क्या हो जाएगा? तो केंद्र और राज्य आपसी सहयोग के आधार पर कार्य करें, इसे ही सहयोगी संघवाद की संज्ञा दी जाती है। तो नाम से पता चल रहा है सहयोग, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों सहयोग से कार्य करेंगे। सरकारी आयोग ने भारत की अर्थव्यवस्था के प्रतिमानों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में सहयोगी संघवाद के महत्व को अपनाने के लिए केंद्र एवं राज्य को दिशा निर्देश प्रदान की थी। और सरकारी आयोग का मानना है कि भारतीय संविधान के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रावधान मौजूद हैं जिसकी सहायता से केंद्र एवं राज्यों के बीच सहयोग स्थापित करके सहयोगी संघवाद की स्थापना की जा सकती है। यानी कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसा बात किया गया है कि अगर सहयोग के आधार पर, यानी केंद्र और राज्य आपसी सहयोग के आधार पर अगर कार्य करेंगे तो उनसे काफ़ी बेनिफिट होगा। और साथ ही साथ सरकारी आयोग ने यह भी बताया है कि संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे कि केंद्र और राज्य के बीच में सहयोग स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए निम्न संस्थाओं का सही उपयोग करके भारत में सहयोगी संघवाद की स्थापना की जा सकती है, और केंद्र एवं राज्य के बीच मधुर संबंध भी स्थापित कर भारतीय संविधान के दर्शन में वर्णित लक्ष्य यानी कि जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है वो भी पॉसिबल हो सकता है। जैसे कि कौन कौन से आयोग हो जाएंगे? तो योजना आयोग, जिनका गठन 1950 में किया गया, राष्ट्रीय विकास परिषद जिसका गठन 6 अगस्त 1952 में किया गया, वित्त आयोग, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 में मेंशन है, अंतर्राज्यीय परिषद 263 में है, फिर अखिल भारतीय सभा का सृजन, ये भी अनुच्छेद 312 में बताया गया है, पंचायती राज व्यवस्था, फिर मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन, राज्यपाल की भूमिका, राज्यपालों का सम्मेलन, क्षेत्रीय परिषद और त्याग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, जिसके बारे में हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 148 में बताया गया। तो ये सारी संस्थाओं का अगर इन सारी संस्थाओं का सही प्रयोग करके राज्य की हिस्सेदारी प्राप्त करने तथा सहयोगी संघवाद की स्थापना करके संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सकती है। तो हम लोग का जो क्वेश्चन था कि भारतीय संघवाद के बदलते हुए स्वरूप की विवेचना करें, तो सबसे पहले हमने देखे कि संघवाद तो भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया था, लेकिन साथ ही साथ केंद्र और राज्य के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न होने लगा, जिसके बाद 3 प्रकार के संघवाद नजर आने लगे। एक केंद्रीकृत संघवाद जिसमें केंद्र सरकार को काफ़ी अधिक शक्तिशाली दिखाया गया, दूसरा सौदेबाजी संघवाद जिसमें केंद्र सरकार थोड़ा कमज़ोर हुए, और उसके बाद तीसरा सहयोगी संघवाद जिसमें बताया गया कि केंद्र और राज्य दोनों सहयोग के आधार पर राज्य का संचालन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे समय के अनुसार जो संघवाद थे उनमें भी अलग अलग रूप परिलक्षित होते आए हैं। अब आगे है संघवाद की आवश्यकता क्या है। संघवाद के आवश्यक तत्व तथा भारतीय संघ के मूलभूत अभिलक्षण पर प्रकाश डालें। तो स्वतंत्रता के बाद ही भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया था। साथ ही साथ अनुच्छेद 1 में बताया गया कि भारत राज्यों का संघ होगा। लेकिन भारत में संघीय व्यवस्था के स्वरूप के संबंध में मुख्यतः 2 प्रकार की अवधारणाएं हैं। जैसे कि सबसे पहला कि कुछ लोग के मतानुसार यह संघ राज्य है जिसमें एकात्मक लक्षण की प्रधानता है, और दूसरा कि दूसरे मत के अनुसार यह मुख्यतः एक एकात्मक राज्य है जिसमें कुछ संघीय लक्षणों का समावेश हो गया है। यानी 2 प्रकार की अवधारणाएं आ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह जो संघ है ये संघ राज्य है जिसमें एकात्मक लक्षण की प्रधानता है,
और कुछ लोगों का मानना है कि इसमें संघीय लक्षणों का समावेशन हो गया है। अब है कि भारतीय संघवाद के संबंध में अलग अलग विद्वान का क्या मत है उनके बारे में देखते हैं। तो प्रोफेसर केसी विजर, तो इन्होंने क्या बताया है, तो केसी विजर ने बताया कि भारत जो है वो एक अर्ध संघीय राज्य व्यवस्था है। और अर्ध संघीय राज्य व्यवस्था क्यों बोला जा रहा है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हम लोग अच्छी तरीके से कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारे हम लोग चीज़ों को देखें, जिसके आधार पर हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि भारत को ना तो संघात्मक शासन व्यवस्था बोला जा सकता है और न तो पूर्णतः एकात्मक शासन व्यवस्था बोला जा सकता है, बल्कि अर्ध संघीय राज्य व्यवस्था बोलना ज़्यादा उचित होता है। तो केसी विजर ने अर्ध संघीय राज्य व्यवस्था के नाम से संबोधित किया है और इनके अनुसार भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है जिसमें संघीय व्यवस्था नाम मात्र की है और भारत का संविधान संघ के कम और एकात्मक अधिक है। फिर आ जाएगा प्रोफेसर पायली, तो इन्होंने भारतीय संविधान का ढांचा संघात्मक है। इन्होंने क्या कहा कि भारत का संविधान का जो ढांचा है वो संघात्मक है लेकिन इनकी आत्मा एकात्मक है। फिर डी बसु, तो इन्होंने क्या कहा कि भारत का संविधान न तो पूरी तरीके से एकात्मक है और न ही पूरी तरीके से संघात्मक है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो इन्होंने क्या बोला कि यह जो एक संघीय संविधान है, क्योंकि यहाँ पे दोहरे शासन तंत्र की स्थापना करता है, जिसमें एक साइड हो गया केंद्र सरकार और बाकी जो राज्य सरकार हैं वे चारों तरफ, मतलब कि एक होकर केंद्र सरकार जो कि संघ सरकार हो जाएंगे और उनके चारों ओर परिधि में जो होंगे वे राज्य सरकार होंगे, जो संविधान के द्वारा निर्धारित निश्चित क्षेत्रों में सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग करती है। तो ये अलग अलग विद्वान हैं जिनके अनुसार बताया गया कि भारत में संघीय व्यवस्था है या फिर एकात्मक शासन व्यवस्था है या फिर दोनों का मिश्रण है। अब है कि भारत में संघवाद कैसे कैसे आया धीरे धीरे। तो सबसे पहला कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सबसे पहले भारत में संघ शासन स्थापना करने की व्यवस्था किया गया था, लेकिन बहुत सारे विरोध होने के कारण, खास करके जो देसी रियासत थे उनके असहयोग के कारण संघ की शासन व्यवस्था को उस समय लाया नहीं जा सका, यानी कि वो अस्तित्व में नहीं आ सके। फिर जाके जब संविधान का निर्माण किया जाने लगा तो उस समय संविधान निर्माता के द्वारा भारत में फिर से संघीय व्यवस्था को अपनाया गया था और भारतीय संघवाद के स्वरूप का निर्माण संविधान निर्माताओं द्वारा यहाँ की विविधताओं और उन विविधताओं में एकता स्थापित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया था। यानी कि सामान्य रूप में अगर कहा जा सकता है कि जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र राज्य जिनमें से कुछ समान विशेषताएं पाई जाती है और जिनके आधार पर उनमें सामंजस्य स्थापित होता है, परस्पर मिलकर एक लिखित समझौते के द्वारा किसी एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक नए राज्य का निर्माण करते हैं और जिसे कुछ निश्चित विषयों के संबंध में संप्रभु अधिकार होते हैं, यानी कि कुछ निश्चित विषय में वे स्वतंत्र होते हैं, प्रदान किए जाते हैं और जिन पर उनका अनन्य क्षेत्राधिकार रहता है तथा जो अवशिष्ट विषयों पर अपने क्षेत्राधिकार बनाए रखते हैं। तो यह माना जाता है कि उन राज्यों के द्वारा एक संघ राज्य का निर्माण किया गया है। तो सबसे पहला कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में संघवाद को स्थापित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा विरोध होने के बाद और साथ ही साथ जो देसी रियासत थे उनके असहयोग के कारण जो संघवाद की जो सोच थी वह अस्तित्व में नहीं आ पाया। लेकिन जब संविधान भारत का आज़ाद होने के बाद जब संविधान का निर्माण होने लगा तो उस समय फिर से संविधान निर्माता के द्वारा भारत की विविधताओं को देखते हुए और साथ ही साथ विविधता में एकता को बनाए रखने के लिए उन्होंने संघवाद को अपनाया। यानी कि सामान्य रूप से अगर बोले हम लोग तो जब दो या दो से अधिक राज्य जिनमें कुछ समान विशेषताएं पाई जाती हैं और उनके आधार पर ही उन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित होता है, तो वे दोनों मिलकर एक लिखित समझौता करते हैं जिसमें कि किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के बारे में हो या फिर नए राज्य का निर्माण करने से संबंधित हो या फिर किसी विषय के संबंध में उन्हें अधिकार प्रदान किया जाता है और इस क्षेत्र में उन्हें स्वतंत्रता हासिल होती है। इसके साथ ही जो अवशिष्ट विषय हो गए उन पर अपना क्षेत्राधिकार बनाए रखते हैं। तो हम लोग मान सकते हैं कि उन राज्यों में एक संघ राज्य का निर्माण किया गया है। अब एक संघात्मक स्वरूप के आवश्यक तत्व क्या क्या है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला हो गया कि संघीय सिद्धांत के आधार पर संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है, जैसे कि भारतीय संघ सरकार तथा राज्यों की सरकार के बीच शक्तियों का सुनिश्चित बंटवारा होना चाहिए। दूसरा कि यह बंटवारा एक लिखित समझौते के द्वारा होना चाहिए, यानी कि जो भी समझौता है वो लिखित रूप में होना चाहिए, अर्थात एक सिंपल सा लिखित संविधान होना चाहिए जो कि संघ और राज्य की शक्तियों का स्रोत है। तीसरा, संविधान में किसी एक पक्ष के द्वारा संशोधन नहीं होना चाहिए, अर्थात संविधान द्विसदनीय होना चाहिए। चौथा, संविधान को सर्वोच्चता प्राप्त होनी चाहिए, अर्थात संघ एवं राज्य की सत्ताओं
तथा विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को संविधान की सत्ता के अधीन होना चाहिए। यानी कि संविधान सबसे ऊपर होगा, उसी के अंडर में हर कोई वर्क करेगा। फिर संघीय व्यवस्था, संघीय अथवा सर्वोच्च न्यायालय जैसी एक निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए जो विभिन्न सरकारों तथा संघ और राज्य तथा राज्य और राज्य के बीच उत्पन्न विवादों का निपटारा कर सके तथा आवश्यकता पड़ने पर संविधान की व्याख्या भी कर सके। यानी कि संघात्मक का मूल तत्व क्या हो गया कि संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्ति का बंटवारा सुनिश्चित होना चाहिए। साथ ही साथ यह बंटवारा या फिर जो भी समझौता होगा वो एक लिखित रूप में होना चाहिए, यानी कि लिखित संविधान होना चाहिए। दूसरा कि किसी भी पक्ष को किसी भी एक पक्ष के द्वारा संविधान संशोधन नहीं होना चाहिए, यानी कि संविधान में द्विसदनीय का बात किया गया। और उसके बाद क्या वो हो गया कि संविधान सबसे ऊपर होंगे और जो भी राज्य होंगे या फिर संघ होंगे या फिर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका जो भी होंगे वे संविधान के अंतर्गत रहकर ही कार्य करेंगे। और अगर राज्य और केंद्र के बीच में या फिर किसी के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस स्थिति में उनके विवाद को सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जैसी एक निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। तो ये सब संघात्मक स्वरूप को दिखाने वाले तत्व हो जाएंगे। अभी की क्या क्या इनकी अवधारणाएं हैं। तो संघवाद की मूलभूत अवधारणाएं, इसमें क्या हो गया कि संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित किया गया। इसमें एक प्रांतीय स्तर की होती है तथा दूसरा केंद्र स्तर की होती है और प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, लेकिन भारत में एकहरी नागरिकता है। इसके बारे में हम लोग शुरू में ही पढ़ चुके हैं। यानी कि संघवाद क्या हो गया, सबसे पहला कि संघवाद जो एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं, एक तो केंद्र सरकार और दूसरी हो गई हम लोग की प्रांतीय स्तर की सरकार। और ये सभी सरकारें क्या होती है अपने अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती हैं। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता देखी जाती है, लेकिन भारत में एकहरी नागरिकता की ही व्यवस्था की गई है। दूसरा है संघीय व्यवस्था के तहत लोगों को दोहरी पहचान एवं निष्ठाएं होती है, वे अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी होते हैं। तीसरा, दोहरी शासन व्यवस्था की विस्तृत रूपरेखा एक लिखित संविधान में निहित होती है। तो जिससे पीछे पढ़े कि जो भी चीज़ होगा, जो भी बंटवारा होगा, जो भी समझौता होगा वे लिखित रूप से होने चाहिए, यानी कि कुल मिला के एक लिखित संविधान होना चाहिए। और ये संविधान जो होंगे वही क्या होंगे, सर्वोच्च होंगे और दोनों सरकारों के शक्ति का स्रोत भी क्या होगा, यही संविधान ही होंगे। राष्ट्र महत्व के विषय हो, प्रतिरक्षा एवं मुद्रा का उत्तरदायित्व या फिर संघीय या फिर केंद्र सरकार का होता है तथा क्षेत्रीय अथवा स्थानीय महत्व के विषय पर प्रांतीय राज्य सरकारों की अधिकारिता होती है। और चौथा हो जाएगा हम लोग का केंद्र और राज्य के मध्य जो भी उत्पन्न विवाद होंगे उनके निपटारा करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका होंगी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, जिसे केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य शक्ति विभाजन से संबंधित उठने वाले कानूनी विवादों का हल करने का अधिकार प्राप्त होगा। ये हो गया कि संघवाद की क्या क्या अवधारणाएं हो सकती है, संघवाद का मूल तत्व क्या हो गया और संघवाद का आखिर उदय किस प्रकार से हुआ भारत में। शुरू में सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन आज़ादी के बाद इसको फिर से प्री प्लान किया गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों में सुधार पर सरकारिया आयोग एवं पुंछी आयोग की रिपोर्ट का वर्णन करें। यानी कि हम लोग जैसा कि अभी तक देखते आए हैं कि केंद्र और राज्य के बीच में बहुत सारे विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, चाहे वो राज्यपाल का मुद्दा हो या फिर अन्य मुद्दा हो। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। तो सरकारी आयोग से संबंधित हम लोग पीछे 2 क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, फिर से उसी को डील करना है। और दूसरा है कि पुंछी आयोग, तो इन्होंने अपने रिपोर्ट में क्या क्या वर्णन किया है जिससे कि केंद्र और राज्य के बीच के संबंधों में सुधार किया जा सके, उसके बारे में यहाँ पे डील करना है। तो केंद्र और राज्य संबंध के सुधार के उद्देश्य से 1983 में केंद्र सरकार द्वारा न्यायाधीश रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय सरकारी आयोग का गठन किया गया। यानी कि रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्य वाले आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम हो गया सरकारी आयोग। और सरकारी आयोग ने 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, यानी 1983 में गठन किया गया और 1988 में उन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। और इनके आधार पर केंद्र और राज्य संबंध में सुधार हेतु कुछ संस्तुतियाँ दी गई, जो कि क्या है। तो सबसे पहले 263 में, अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का बात किया गया है। यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में अगर किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उस स्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री को भी शामिल किया गया है। तो इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री को भी शामिल किया जाना चाहिए। फिर अनुच्छेद 312, तो अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बात किया गया कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन को और अधिक मजबूत बनाना चाहिए और इससे कुछ और सेनाओं का निर्माण भी किया जाना चाहिए। फिर अनुच्छेद
252। तो संविधान संशोधन द्वारा राज्यों के अनुच्छेद 252 के अधीन राज्य सूची के कानून में संशोधन का अधिकार प्राप्त करना चाहिए। फिर निगम कर जो राज्यों के साथ बंटवारे हेतु प्रावधान किया जाना चाहिए। व्यय आयोग का गठन किया जाना चाहिए। राज्यपालों की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए। और 7वां हो जाएगा हम लोग का कि कार्य मुक्त होने के उपरांत जो भी राज्यपाल की नियुक्ति होंगे वे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पर ही होंगे, इनके अलावा किसी भी अन्य पद पर नहीं होगा। 8वां, योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद जैसी संस्थाओं को और भी अधिक मजबूत बनाया जाना चाहिए और राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम बदलकर राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद रखा जाना चाहिए। 10वां, समवर्ती सूची के विषय के संबंध में विधि निर्माण के पूर्व केंद्र राज्य से अनिवार्य रूप से परामर्श किया जाना चाहिए। यानी कि समवर्ती सूची के विषय में जो भी कानून होगा उसमें केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ही कानून बनाते हैं, तो दोनों के परामर्श होना अनिवार्य है। फिर है कि केंद्र को बिना राज्य की स्वीकृति के सैन्य बलों की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए, यहाँ तक कि यह राज्यों की सहमति के बिना भी किया जा सकता है। 12 हो जाएगा हम लोग का भाषागत अल्पसंख्यकों हेतु कमिश्नरी प्रारंभ किया जाना चाहिए और त्रिभाषा फार्मूला समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। फिर है योजना आयोग एवं वित्त आयोग के बीच के कार्यों का उचित बंटवारा किया जाना चाहिए, यानी कि क्या क्या कार्य होंगे दोनों के बीच में एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि ये योजना आयोग का कार्य है और ये वित्त आयोग का कार्य है। और 15 पॉइंट जो है वो हो जाएगा हम लोग का क्षेत्रीय परिषद का निर्माण किया जाना चाहिए तथा इन संघीयता के मामलों में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ये सारा जो है ये जो हम लोग के सरकारी आयोग रणजीत सिंह सरकारी आयोग थे उनके नेतृत्व में सरकारी आयोग का गठन 1983 में किया गया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 1988 में प्रस्तुत किया और उन्होंने ये सारे पॉइंट रखे जिनके माध्यम से केंद्र और राज्य के बीच में जो भी विवाद उत्पन्न हो रहा है उनको सॉल्व किया जा सकता है। सेकंड आएगा पुंछ आयोग। तो इसे हम कि केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु केंद्र सरकार के द्वारा अप्रैल 2007 में उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में 4 सदस्य, जबकि हम लोग का जो सरकारी आयोग थे वे 3 सदस्य थे, आयोग का गठन किया गया और आयोग में सौंपे गए प्रमुख कार्य थे। तो इन्होंने क्या बताया कि सबसे पहला कि यह सुनिश्चित करना है कि सांप्रदायिक हिंसा, जातीय हिंसा तथा अन्य तरह के सामाजिक संघर्ष भड़कने की स्थिति में केंद्र की भूमिका जिम्मेदार एवं अधिकार क्षेत्र क्या होना चाहिए, यानी केंद्र सरकार का क्या क्या अधिकार क्षेत्र होंगे और जिम्मेदारी क्या होगा जब सांप्रदायिक हिंसा बढ़ती है या फिर जातीय हिंसा बढ़ती है। सेकंड कि इस बात की संभावना तलाश करने की स्वतः संज्ञान के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा केंद्र बलों एवं राज्य में तैनात किया जा सके तथा देश की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अपराधों की जांच की जा सके। यानी कि जो भी हम लोग के सांप्रदायिक हिंसा या फिर जातीय हिंसा हो रही है या फिर अन्य तरह की सामाजिक हिंसा हो रही है, तो उन सभी के संभावनाओं की तलाश करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों में सेना को स्थापित करने का अधिकार दिया गया, यानी कि सेना को तैनात किया जा सकता है और साथ ही साथ जो सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक है या फिर जो भी अपराधी है उनकी जाँच कर सके। तीसरा पॉइंट है इस बात की समीक्षा करना कि राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर स्वतः संज्ञान लेकर कोई केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसी बनाई जा सकती है कि नहीं। चौथा पॉइंट केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के साथ उनमें तीव्रता लाने हेतु संस्तुति करना। और 5वां सामाजिक एवं आर्थिक विकास की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के साथ उनमें तीव्रता लाने हेतु संस्तुति करना। अगला पॉइंट है कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखते हुए शासन सुनिश्चित करने के हेतु नई चुनौतियों का सामना करने हेतु उपायों के बारे में संस्तुति देना। और केंद्र और राज्य के मध्य जो भी विधायी संबंध है, प्रशासनिक संबंध है या फिर राज्यपाल की भूमिका हो गई या फिर आपातकालीन उपबंध हो गई, वित्तीय संबंध हो गई, पंचायती राज व्यवस्था, संसाधनों का किस प्रकार से विभाजन करना है, ये सारे संबंध में केंद्र सरकार को उचित संस्तुतियाँ प्रदान करना। और आयोग ने 19 अप्रैल 2010 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। यानी कि इन सारे कंडीशन के साथ ही साथ आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है उसको 2010 में 19 अप्रैल को केंद्र सरकार को सौंप दी। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन था कि सरकारी आयोग और पुंछी आयोग का गठन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच के बंटवारे को किस प्रकार से गतिरोध को या फिर जो विवाद उत्पन्न होता है उसको किस प्रकार से कम किया जाए उसके बारे में डील करना था। तो वो हम लोग का
कंप्लीट हो जाता है और इसी के साथ जो चैप्टर था हम लोग का वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अगला चैप्टर है अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, जो कि चैप्टर 8 होगा हम लोग का, जिसमें से पहला क्वेश्चन है अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन संबंधी प्रावधानों का वर्णन करें। यानी कि जो भी एसटी रीजन एससी रीजन वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे प्रशासन किस प्रकार से होंगे, उनसे संबंधित जो भी प्रावधान है उनके बारे में हम लोग को वर्णन करना है। तो अनुच्छेद 244 में जो कि भाग 10 के अंतर्गत आता है उसमें हम लोग के अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है। इसके अलावा संविधान की जो 5वीं अनुसूची है इसमें भी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में चर्चा किया गया। हालांकि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये सारे इनके अपवाद हैं। इसी प्रकार से संविधान की जो 5वीं अनुसूची है उसमें पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य वही असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को प्रशासन संबंधी उपबंधों का वर्णन है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 जो कि भाग 10 के अंतर्गत आता है उसमें अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है, लेकिन कुछ अपवाद है जिसमें मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम आ जाते हैं। अब है कि दरअसल अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन सामान्य प्रशासन से अलग व्यवहार करता है, क्योंकि वहाँ पे आदिम निवासी रहते हैं। वे सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं एवं उनके उत्थान के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता होती है। यानी कि जो भी अनुसूचित क्षेत्र होते हैं वहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं जो कि आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से काफ़ी पिछड़े होते हैं, तो उनके उत्थान करने के लिए वहाँ पे अलग तरीके से कार्य किए जाते हैं, अलग तरीके से प्रयास करने की आवश्यकता होती है। अतः राज्यों में चलने वाली जो भी राज्य में जिस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था है अनुसूचित क्षेत्रों में वह लागू नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उन क्षेत्रों में अलग तरीके से कानून व्यवस्था बनाया जाता है और केंद्र सरकार की इन क्षेत्रों के प्रति अधिक जिम्मेदारी होती है। अब 5वीं अनुसूची में वर्णित प्रशासन की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो सबसे पहला अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा। तो कोई भी क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र होगा या नहीं होगा इसका डिसीजन राष्ट्रपति लेते हैं और राष्ट्रपति को ही संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाने या फिर घटाने, सीमाओं को बदलने और इस तरह के नामों को बदलने का अधिकार है। यानी कि सिंपल सा कि किसी भी क्षेत्र को अगर अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो इसका पावर राष्ट्रपति के पास दिया गया है और राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करके ही किस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है, उसके एरिया को बढ़ाना है या फिर डिक्रीज करना है, उसके सीमा को बदलना है या फिर उनका नाम परिवर्तन करना है, तो ये सारा पावर राष्ट्रपति के पास ही है और वो राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह पर ये कार्य करते हैं, राज्यपाल से परामर्श लेकर ये कार्य करते हैं और राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर ऐसे क्षेत्रों के नाम को रद्द करने के लिए भी नया आदेश दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट है केंद्र व राज्य की कार्यकारी शक्ति। इसमें क्या आ जाएगा कि राज्य की जो भी कार्यकारी शक्ति है उनमें राज्य के अंदर अनुसूचित क्षेत्रों में भी लागू होगी। यानी कि जो भी राज्य की कार्यकारी शक्ति है वह राज्य के अंदर जो भी अनुसूचित क्षेत्र है उन सब में भी लागू होंगे और ऐसे क्षेत्र के लिए राज्यपाल पर विशेष जिम्मेदारी होती है कि राज्यपाल ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को साल में रिपोर्ट प्रस्तुत यानी कि वार्षिक रिपोर्ट देते हैं, या जब राष्ट्रपति इन क्षेत्रों के बारे में जानना चाहें तो भी राज्यपाल को उनके बारे में बताना पड़ता है। ऐसे क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में राज्य को निर्देश देना केंद्र की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है। यानी कि केंद्र और राज्य की कार्यकारी शक्ति में क्या आ गया कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्य के अंदर जो भी अनुसूचित क्षेत्र हैं उन पर भी लागू होंगे और साथ ही साथ राज्यपाल की जिम्मेदारी होगी कि वे उन अनुसूचित क्षेत्रों के संबंधित जो भी रिपोर्ट होंगे वे वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे, या फिर राष्ट्रपति जब भी चाहेंगे उन क्षेत्रों के बारे में जानना चाहेंगे तो उस समय राज्यपाल को उनके बारे में रिपोर्ट देनी पड़ेगी। फिर जनजातीय सलाहकार परिषद। तो जनजातीय सलाहकार परिषद में क्या आ जाएगा कि ऐसे राज्य जिनके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र हैं वहाँ जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। यानी कि जहाँ पर जिस राज्य में यानी कि अनुसूचित क्षेत्र होंगे वहीं पे जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, जो क्या करेंगे अनुसूचित जनजाति के कल्याण उत्थान के लिए सलाह देती है। इनमें कुल 20 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3/4 सदस्य राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व होने चाहिए। यानी कि राज्य सलाहकार परिषद में 20 सदस्य होंगे, जिनमें से 3/4 सदस्य यानी कि 20 का 3/4
यानी कि 12 सदस्य जो होंगे वे राज्य विधानसभा में जो भी अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होंगे वे होने चाहिए। और इस तरह से परिषद वैसे राज्यों में गठित की जा सकती है जहाँ अनुसूचित जनजाति तो हो लेकिन अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। यानी कि अनुसूचित जनजाति है लेकिन अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, तो उन राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा जो कि 20 सदस्य होंगे, जिनमें से 3/4 सदस्य यानी कि 12 सदस्य जो होंगे 12 सदस्य जो होंगे वे राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होने चाहिए। और ये सब राष्ट्रपति के निर्देश पर ही किया जाता है। फिर अनुसूचित क्षेत्रों के लागू विधि यानी कि वहाँ पे जो कानून होंगे, तो राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि वह संसद या फिर राज्य विधानमंडल के किसी विशेष अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू ना करे या कुछ परिवर्तन व अपवाद स्वरूप लागू करे। यानी कि संसद में या फिर राज्य विधानमंडल में जो भी कानून बनता है वह कानून हुबहू जो भी अनुसूचित क्षेत्र हैं उन पर लागू नहीं होना चाहिए, या फिर उनमें से कुछ परिवर्तन करके या फिर अपवाद स्वरूप ही कुछ कानून को लागू करना राज्यपाल की जिम्मेदारी होती है। और अनुसूचित क्षेत्रों में शांति व अच्छी सरकार के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद से विचार विमर्श का नियम बना सकती है। ऐसे नियमन के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के सदस्य के बीच भूमि का हस्तांतरण को निषेध या फिर सीमित किया जा सकता है। फिर अनुसूचित जातियों के सदस्य द्वारा या उनके बीच भूमि का जो भी बंटवारा होगा उनको भी नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा इन नियमन से संसद या फिर राज्य विधानमंडल के अधिनियम जो अनुसूचित क्षेत्रों में लागू हैं को समाप्त या फिर संशोधित किया जा सकता है, परंतु इस तरह की कार्यवाही के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। संविधान अपेक्षा करता है कि राष्ट्रपति राज्य में अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु एक आयोग गठित करे। वह इस तरह के आयोग का गठन कभी भी कर सकता है बशर्ते संविधान की शुरुआत से कम 10 वर्ष हो गए हों। यानी कि वे अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए किसी भी प्रकार के आयोग का गठन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के निर्माण होने से कम 10 वर्ष हो गया हो तो ही ऐसा भी कोई भी समिति का गठन, कोई भी आयोग का गठन कर सकते हैं। इस प्रकार आयोग का गठन 1960 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता UN डेवर ने की थी और 1961 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। और करीब 4 दशक बाद दूसरे आयोग का गठन 2002 में दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट 2004 में प्रस्तुत की थी। तो पाँचवीं अनुसूची में जो भी अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के बारे में जो भी विशेषताएं थी प्रशासन से संबंधित वो सारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोग देखें कि अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा करने किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो वो अधिकार किसके पास है, या फिर केंद्र और राज्य की कार्यकारी शक्ति क्या है उस मैटर में, जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन कब किया जाएगा और किन राज्यों में किया जा सकता है। फिर अनुसूचित क्षेत्र में जो भी कानून व्यवस्था लागू होंगे उनके बारे में भी हम लोग देख लिए। अब है कि इनमें प्रशासन किस प्रकार से होता है। तो संविधान की 6ठी अनुसूची में 4 उत्तर पूर्वी राज्य जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्र में विशेष प्रावधान का वर्णन किया गया है। इन चारों राज्यों में विशेष व्यवस्था निम्नलिखित कारण से है। तो इन क्षेत्र में विशेष प्रशासन क्यों है उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातियाँ इन राज्यों के अन्य लोगों के जीवनचर्या में घुल मिल नहीं पाती है। यानी कि सिंपल सा बात है कि जो भी जनजाति है वे वहाँ के अन्य लोगों से घुल मिल नहीं पाती हैं, जिनकी वजह से वहाँ पे एक अलग प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। ये क्षेत्र मानव विज्ञानी नमूने के तौर पर हैं। भारत के अन्य क्षेत्रों में जनजातीय लोगों ने अपने बीच के बहुसंख्यकों की संस्कृति को कम या अधिक स्वीकार कर लिया है। यानी कि जो भी अन्य क्षेत्र के जनजातीय लोग हैं वे उनके बीच में जो भी बहुसंख्यक है उनकी संस्कृति से प्रभावित हो गए हैं। यानी कि बहुत किसी ने स्वीकार कर लिया और बहुत किसी ने नहीं किया है। तो दूसरी तरफ असम को देखा जाए, मेघालय या फिर त्रिपुरा और मिजोरम के लोग अभी तक अपनी संस्कृति, रिवाजों और सभ्यता से जुड़े हैं। यानी कि अन्य राज्य में क्या है कि अन्य राज्य में जो भी जनजाति है वे वहाँ के जो भी बहुसंख्यक हैं वे उनसे प्रभावित होकर उनके धर्म को अपना लिए हैं या फिर उनके अनुकूल वे हो गए हैं। लेकिन अगर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लोगों को देखा जाए तो उनकी जो भी संस्कृति है, जो भी रीति रिवाज है, जो भी सभ्यता है वे अभी तक वे उन चीज़ों को फॉलो करते आ रहे हैं और इसके वजह से ही इन क्षेत्रों को संविधान के द्वारा अलग स्थान दिया गया है। यानी कि ये बात क्लियर हो गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन सभी क्षेत्रों को संविधान में अलग स्थान क्यों दिया गया है और स्वशासन के लिए इन लोगों में पर्याप्त स्वायत्तता भी दी गई है।
फिर संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत प्रशासन के निम्नलिखित विशेषताएं। तो सबसे पहला कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र स्वशासी जिलों का गठन किया गया है, लेकिन वे संविधान संबंधित राज्य के कार्यकारी प्राधिकार से बाहर नहीं होंगे। दूसरा, राज्यपाल को स्वशासी जिले को स्थापित या पुनः स्थापित करने का अधिकार है, अतः राज्यपाल इनके क्षेत्रों को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि अगर स्वशासी जिले में विभिन्न जनजातियां हैं तो राज्यपाल जिले को विभिन्न स्वशासी परिषद में भी विभाजित कर सकती है। यानी कि अगर जनजाति भी अलग अलग है तो राज्यपाल विभिन्न प्रदेशों को, विभिन्न स्वशासी प्रदेशों में भी जिला को विभाजित कर सकती है। फिर प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए एक जिला परिषद होंगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी। यानी कि हर एक स्वशासी जिले के लिए एक जिला परिषद होंगे जिसमें जो कि 30 सदस्य मिलकर बनेंगे, जिनमें राज्यपाल के द्वारा 4 सदस्य नामित किए जाएंगे और शेष 26 सदस्य होंगे वे वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे। और निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होंगे, जबकि मनोनीत सदस्य का कार्यकाल, चूंकि उन्हें राज्यपाल मनोनीत कर रहे हैं तो वे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे, प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करेंगे। फिर जिला व प्रादेशिक परिषद को अपने अधीन क्षेत्रों के लिए विधि बनाने की शक्ति है। यानी कि वे अपने अनुसार कानून बना सकते हैं, ये पावर दिया गया है। ये भूमि, वन, नहर या फिर जल सारणी, परिवर्तित खेती, गांव प्रशासन, संपत्ति की विरासत, विवाह व विवाह विच्छेद, सामाजिक रूढ़ियाँ आदि विषय पर विधि बना सकते हैं, लेकिन सभी विधियों के लिए राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता है। तो सिंपल सा बात है कि इन्हें एक अलग स्वशासी जिला इसलिए घोषित किया जा रहा है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वे अन्य बहुसंख्यकों के आधार पर अपने रीति रिवाजों को परिवर्तन नहीं किए हैं, बल्कि उन्हीं को फॉलो करते आ रहे हैं। तो उनके अनुसार जो भी भूमि का बंटवारा होगा, जिस प्रकार से वन पर अधिकार होगा, या फिर उनके शादी करने का तरीका या फिर तलाक के तरीका, वे सब अलग अलग हो सकते हैं, जिसकी वजह से वे स्वयं कानून बना सकते हैं, लेकिन राज्यपाल को उनकी स्वीकृति आवश्यक होगी। फिर जिला व प्रादेशिक परिषद अपने अधीन क्षेत्रों में जनजातियों के आपसी मामले के निपटारे के लिए ग्राम परिषद या फिर न्यायालय का गठन भी कर सकती है और अपील सुन सकती है। इन मामलों में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। यानी कि उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार होगा वह कहाँ तक होगा, ये डिसीजन भी किनके पास होगा, तो राज्यपाल के पास ही होगा। फिर जिला परिषद अपने जिले के प्राथमिक विद्यालयों, औषधालयों, बाजारों, फेरी, मत्स्य क्षेत्र, सड़कों आदि की स्थापना भी कर सकती है या निर्माण कर सकती है। और जिला परिषद साहूकारों पर नियंत्रण और गैर जनजातीय समुदायों के व्यापार पर विनियमन बना सकती है, लेकिन ऐसे विनियमन के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। इसके बाद जिला व प्रादेशिक परिषद को भू राजस्व का आकलन व संग्रहण करने का भी अधिकार है और वह कुछ विनिर्दिष्ट कर भी लगा सकते हैं। यानी कि जिला परिषद कुछ कर भी लगा सकते हैं। फिर कि संसद या फिर राज्य विधानमंडल का अधिनियम स्वशासी जिले या फिर स्वशासी प्रदेश में लागू नहीं होती है, पीछे भी पढ़े, और अगर होता भी है तो अपवाद या फिर कुछ फेरबदल करने के साथ ही लागू होगा, जो कि राज्यपाल करेंगे। और राज्यपाल स्वशासी जिलों या फिर परिषदों के प्रशासन की जांच और रिपोर्ट देने के लिए आयोग गठित कर सकता है। राज्यपाल आयोग की सिफारिश पर जिला या फिर प्रादेशिक परिषदों का विघटन भी कर सकता है। तो ये जो भी क्वेश्चन था कि अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का जो भी प्रशासनिक संबंधी प्रावधान थे उनको हम लोग ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब अगला चैप्टर आता है विधायिका एवं सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण का प्रावधान। कि अब जो भी विधायिका एवं सेवा होंगी उनमें अनुसूचित जाति यानी कि SC और ST के आरक्षण का क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन है 2 प्रकार से पूछा गया है कि विधायिका और सेवाओं आदि में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के विशिष्ट प्रावधानों को रेखांकित करें, या फिर अनुसूचित जाति एवं जनजाति को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान का उल्लेख करें। यानी कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आरक्षण संबंधी जो भी प्रावधान किया गया है उनके बारे में हम लोग को यहाँ पे बात करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आज़ादी के उपरांत ही 26 जनवरी 1950 को भारत के द्वारा जिस संविधान को अंगीकार किया गया था उसमें देश के पिछड़े, दलित, गरीब वर्ग के हितों का विशेष ध्यान रखा गया और संविधान विदों का प्रयास था कि चाहे विधायिका हो या राज्य द्वारा दी जाने वाली नौकरी हो उसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के समुदाय के लिए आरक्षण से जुड़े उपबंध शामिल किए जाए
ताकि इनकी जातीय भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। अतः विधायिका एवं सेवाओं में इस वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किया गया। यानी कि जो हम लोग के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं वे शुरू से ही पिछड़े हैं, वे समाज के मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए हैं। तो आज़ादी के बाद जब संविधान का निर्माण किया गया तो संविधान निर्माताओं ने यह फैसला किया कि इन लोगों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कुछ अलग विशेष प्रावधान दिया जाना चाहिए। भारत में संघीय व्यवस्था लागू है और इसके तहत केंद्र एवं राज्यों में अलग अलग विधायिका काम करती है। अतः दोनों ही स्तर पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है, यानी कि केंद्र पर भी आरक्षण प्रदान किया गया है और राज्य स्तर पर भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। संघीय एवं राज्य विधायिका में आरक्षण का आधार जनसंख्या को बनाया जाता है और वर्तमान समय में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित हैं। यानी कि लोकसभा में जो टोटल सदस्य होंगे उनमें से अनुसूचित जाति के 84 सदस्य होंगे और जनजाति के 47 सदस्य होंगे। इतने सीटों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग ही सीट जीतकर सांसद पहुंचते हैं। हालांकि राज्यसभा में इस आधार पर चयन का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार भारत के सभी विधानसभाओं में देखा जाए तो अनुसूचित जाति के लिए 548 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 527 सीटें आरक्षित हैं। नियमानुसार आरक्षण के विधान संविधान लागू होने के आगामी 10 वर्षों के लिए किया गया था। यानी कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष तक आरक्षण का प्रावधान किया गया था। और झारखंड विधानसभा के दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो 82 सदस्यीय विधानसभा है जो कि 81 हो गया है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया था। इसके अलावा 81 सदस्य निर्वाचित सदस्यों के लिए अनुसूचित जाति के लिए 9 और अनुसूचित जनजाति के लिए 8 है। यानी कि SC के लिए 9 सीट और ST के लिए 28 सीट आरक्षित किया गया है। और इस प्रकार झारखंड के अंतर्गत लोकसभा के लिए 14 सीटों में अनुसूचित जाति के लिए और 1 जाति के लिए एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 5 सीटें आरक्षित रखी गई है। यानी कि जो टोटल 14 सीट हो गए लोकसभा के लिए, जो टोटल 14 सीट हो गए उनमें से अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट यानी कि SC के लिए 1 सीट और ST के लिए 5 सीट आरक्षित रखा गया है। फिर अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को विधायिका के अलावे नियुक्ति अर्थात सेवाओं में भी आरक्षण प्रदान किया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 16(4) तो संविधान के अनुच्छेद 16(4) में यह प्रावधान है कि केंद्र एवं राज्य सरकारें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो भी पिछड़े वर्ग हैं उन्हें आरक्षण का प्रावधान करेगी। इसके तहत केंद्र स्तर पर आबादी के अनुरूप 22.5% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 15%, जनजाति के लिए 7.5% आरक्षण मिला था। और अभी जो है ये फिर से 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया। अगर सेवाओं की बात किया जाए तो सेवाओं में भी आरक्षण में प्रगति उन्मुख रही है, क्योंकि 77वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा इस वर्ग को पदोन्नति में भी आरक्षण दिया गया। यानी कि अब पदोन्नति होगा तो उसमें भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। जबकि 85वां संविधान संशोधन के द्वारा 2001 में सरकारी नौकरी में पदोन्नति के लिए परिमाणिक वरिष्ठता के सिद्धांत को लागू किया गया। और 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अनुच्छेद 338 के तहत अलग अलग आयोग गठित किया गया है, जैसे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं जनजाति आयोग। इस प्रकार से 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 में यह प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े समुदाय को शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन कराने में भी आरक्षण प्रदान किया जाएगा। और झारखंड में भी नियुक्ति के मामले में अनुसूचित जनजाति को 26% आरक्षण का प्रावधान लागू है। तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए जो भी आरक्षण संबंधी प्रावधान थे वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब अगला चैप्टर है 10वां चैप्टर, जो कि है संविधान के आपातकालीन उपबंध से संबंधित। यानी कि सिंपल से आपातकालीन के बारे में इसमें बात किया गया है। तो भारतीय संविधान में वर्णित आपातकालीन उपबंधों पर प्रकाश डाले या फिर भारतीय राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में हम लोग को यहाँ पे वर्णन करना है। तो इसमें क्या आता है कि सबसे पहला कि राष्ट्रपति को संघीय कार्यपालिका के प्रधान होने के नाते आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की जाती है, लेकिन जो भी आपातकालीन शक्ति का वे प्रयोग करेंगे वे मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करते हैं। और भारतीय संविधान के भाग 18 और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन के संदर्भ में विस्तृत उपबंध दिए गए हैं, जिसमें से 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तापात, जो कि अभी तक भारत में एक बार भी लागू
नहीं हुआ है। तो ये 3 प्रकार के आपातकाल के बारे में भारतीय संविधान में बात की गई है। राष्ट्रपात क्या है? तो जब राष्ट्रपात में क्या हो जाएगा कि अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि जब राष्ट्रपति को यह मालूम चले कि पूरे भारत में या फिर भारत के किसी एक भाग में सशस्त्र विद्रोह या फिर विदेशी आक्रमण या फिर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रपात की घोषणा कर सकते हैं। फिर साथ ही साथ क्या हुआ इसमें कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जिसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वे देश के किसी भी विशेष भाग में भी राष्ट्रपातकाल लागू कर सकती है। और हमारे मूल संविधान के आंतरिक अशांति शब्द था, यानी कि मूल संविधान में आंतरिक अशांति शब्द था, जिसको 44वां संविधान संशोधन 1978 रिप्लेस करके सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। यानी कि राष्ट्रपात में क्या हो गया, तो जिसके बारे में अनुच्छेद 352 में बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति को लगे कि भारत के यानी कि संपूर्ण भारत में या फिर किसी एक भाग में सशस्त्र विद्रोह हो गया है या फिर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो वैसी स्थिति में वे राष्ट्रपात की घोषणा कर सकते हैं। और फिर साथ ही साथ एक संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वे देश के किसी भी भाग में राष्ट्रपातकाल लागू कर सकते हैं। अब है क्या, राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर किया जा सकता है। यानी कि मंत्रिमंडल अगर लिखित सिफारिश देते हैं तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के राष्ट्रपातकालीन शक्ति या घोषणा का न्यायिक समीक्षा या जाँच नहीं किया जा सकता है, यानी कि हम लोग इसको चुनौती नहीं दे सकते हैं। फिर राष्ट्रपति यदि राष्ट्रपातकाल की घोषणा कोई भी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आकर या फिर अपने मनमाने ढंग से करते हैं, तो उस स्थिति में उनकी घोषणा की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब क्या है कि अगर कोई भी राष्ट्रपातकाल की घोषणा हो जाती है तो संसद के दोनों सदनों से 30 दिन के भीतर उनका अनुमोदन होना जरूरी है। और यदि राज्यसभा इसका अनुमोदन कर देता है लेकिन लोकसभा अनुमोदन करने से पहले ही भंग हो जाता है, तो जो नई लोकसभा होंगे उनकी बैठक के पहले दिन से 30 दिन के अंदर उनको अनुमोदन करना अनिवार्य हो जाता है। फिर एक संसद के दोनों सदन से राष्ट्रपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन हो जाने के पश्चात इसे एक बार में 6 महीने के लिए लागू किया जा सकता है। यानी कि अगर 30 दिन के अंतर्गत फिर से जो राष्ट्रपात है उसका अनुमोदन हो जाता है तो उसको फिर से 6 महीने के लिए हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं और उसको आगे जारी रख सकते हैं और उसको आगे जारी रखने के लिए संसद के दोनों सदन द्वारा अनुमोदन करके पुनः 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऐसा करके इसे अनंत काल के तक लागू किया जा सकता है। और राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी इसको वापस लिया जा सकता है, लेकिन वापस लेने के लिए संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक और वापस लेने के लिए संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी कि राष्ट्रपात में क्या हो गया कि राष्ट्रपति को अगर लगे कि कहीं भी युद्ध हो गया तो उस स्थिति में वे राष्ट्रपात लागू कर सकते हैं। और 44वां संविधान संशोधन में उन्हें यह अधिकार दिया गया कि वे देश के किसी भी भाग में राष्ट्रपात लगा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपात लगाने के लिए उन्हें सबसे पहले मंत्रिपरिषद के लिए लिखित सिफारिश चाहिए, तो वे राष्ट्रपात लगा देंगे। और राष्ट्रपात लगाने के बाद उनकी कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। लेकिन अगर राष्ट्रपति किसी अन्य देश के प्रभाव में आकर या फिर मनमाने तरीके से राष्ट्रपात लगा देते हैं तो उस स्थिति में उनकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। और राष्ट्रपात लगाने के 30 दिन के अंदर राज्यसभा के द्वारा अनुमोदन करना अनिवार्य है। और अगर लोकसभा अनुमोदन करने से पहले भंग हो जाती है तो जो नई लोकसभा होगी उन्हें पुनः 30 दिन के अंदर उसे अनुमोदन करना होगा। अगर अनुमोदन हो जाता है, अगर पारित हो जाता है तो उसे 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया जा सकता है। और ऐसा कर करके हम लोग कंटिन्यूस को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति अगर चाहे तो कभी भी उसे वापस ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए दोनों सदनों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब आगे हैं, राष्ट्रपातकाल की घोषणा जब होती है तो केंद्र और राज्य के बीच के संबंध में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। तो राष्ट्रपात जैसे ही घोषित हो जाते हैं उस स्थिति में केंद्र और राज्य के बीच में कुछ परिवर्तन आता है, जिसमें से क्या हो गया कि अनुच्छेद 353 के क में बताया गया है कि राज्य सरकार जो होंगी पूरी तरीके से केंद्र सरकार के नियंत्रण में जाती है। हालांकि राज्य सरकार का विघटन उस समय नहीं किया जाता है। फिर अनुच्छेद 249 में वही 249 में क्या हो गया कि अगर राज्यसभा अगर राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को चला जाता है। यानी कि अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है तो उस स्थिति में केंद्र सरकार उस पर कानून बनाती है। और राज्य सूची पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने तक लागू होती है। यानी कि जो भी कानून बनेगा वह आपातकाल खत्म होने के 6 महीने तक लागू रहेगा। अगला है, राष्ट्रपातकाल के दौरान केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन निलंबन हो जाता है, अर्थात इस समय केंद्र सरकार का स्वरूप एकात्मक हो जाता है।
यानी कि जब भी राष्ट्रवाद लगता है उस समय राज्य सरकार का रोल प्ले एकदम नगण्य हो जाता है और केंद्र सरकार शक्तिशाली हो जाते हैं और उनका स्वरूप एकात्मक हो जाता है। अगला अनुच्छेद 354। तो अनुच्छेद 354 में क्या बताया गया कि राष्ट्र आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो भी कर का विभाजन है उससे विभाजन में संशोधन किया जा सकता है और आपातकाल की समाप्ति के पश्चात ही इनके द्वारा किया गया संशोधन तब तक लागू रहेगा जब तक वित्तीय वर्ष चलता रहेगा। यानी कि जो भी संशोधन किया गया है वह तब तक लागू रहेगा जब तक वित्तीय वर्ष चलता रहेगा। फिर अनुच्छेद 83 का 2, इसमें क्या बताया गया है कि राष्ट्र आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल जो वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष का यानी कि 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है। यानी कि एक बार में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और इस तरह से करके लोकसभा का कार्यकाल अनंत काल तक यानी कि एक एक साल करके कंटिन्यूसली इन्फिनाइट टाइम तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। फिर है अनुच्छेद 358। तो इसमें क्या बताया गया है अनुच्छेद 358 में कि जो भी हमारे संविधान के अनुच्छेद 20 और 21, तो इन दोनों को छोड़कर जितने भी मूल अधिकार हैं उन सभी को समाप्त कर दिया जाएगा और 19 के तहत दी जाने वाली 6 प्रकार की स्वतंत्रता को भी निलंबित किया जा सकता है। फिर अनुच्छेद 359 में बताया गया है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी शेष मूल अधिकारियों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। और भारत में अब तक इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति 3 बार कर चुके हैं। पहला 1962 में चीन के समय चीन युद्ध के साथ हुआ था, जो 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध जब हुआ था और 1975 में आंतरिक अशांति के कारण बताते हुए राष्ट्र आपात की घोषणा की गई थी। अब दूसरा आएगा हम लोग का राजकीय आपात, या फिर इसी को संवैधानिक आपात बोलते हैं, या फिर राष्ट्रपति शासन, जिसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 356 में मेंशन किया गया है। तो सबसे पहला कि हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 355 में बताया गया है कि जो भी राज्य होंगे वे केंद्र के द्वारा संविधान के अनुरूप कार्य करेंगे और यदि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 356 में कहा गया है कि उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को बोलकर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो 356 में कहा गया कि राज्य की शासन तंत्र केंद्र के अधीन कर लेता है और इसे ही राष्ट्रपति शासन या फिर राजकीय आपातकाल कहा जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 2 आधार पर लगाया जा सकता है। सबसे पहला कि अनुच्छेद 355 के आधार पर यदि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि राज्य जो है संवैधानिक रूप से विफल हो चुका है, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो राज्य के राज्यपाल जो होंगे वे लिखित सिफारिश के आधार पर उस राज्य में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर सकते हैं। फिर अनुच्छेद 365 में क्या कहा गया है, यदि कोई राज्य केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को फॉलो नहीं करते हैं तो उस स्थिति में भी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अब क्या है कि राष्ट्रपति शासन जैसे ही लग जाएगा तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा 60 दिन के अंदर उसे अनुमोदन करना अनिवार्य होगा। लेकिन अगर राज्यसभा अनुमोदन कर देता है और लोकसभा अनुमोदन करने से पहले ही भंग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो नया लोकसभा होंगे यानी कि जो नवनिर्वाचित लोकसभा होंगे उनको पहली बैठक से 30 दिन के अंदर ही अनुमोदन करना अनिवार्य होगा, जबकि राजकीय आपात में 30 दिन करके दिया गया था। और यदि दोनों सदन के द्वारा अनुमोदन कर लिया जाता है तो इसको फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जा सकता है और इस प्रकार से इसको जारी रखने के लिए दोनों सदन से प्रत्येक 6 माह पर अनुमोदन करना पड़ेगा और ऐसा करके इसे 3 साल तक लगाया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रीय आपात को 3 साल तक लगाया जा सकता है, जबकि राजकीय आपात को राष्ट्रपति शासन को 3 साल तक के लिए लगाया जा सकता है, जबकि राजकीय आपात को अनंत काल तक के लिए 6 महीने करके बढ़ाया जा सकता है। फिर है कि संसद से 30 दिन के भीतर 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। यानी कि जो भी राष्ट्रपति शासन है वो अगर अनुमोदित हो जाती है तो मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति आपात को वापस भी ले सकते हैं और लोकसभा 14 दिन पूर्व सूचना देकर 1/10 मत से पारित करके आपातकाल को हटा सकती है। राष्ट्रपति शासन की वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उसको देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सरकार का सभी कार्य राज्यपाल के अधीन आ जाते हैं। राज्य की विधायिका शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाता है। राष्ट्रपति के दिशा निर्देश में राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम से राज्य सचिव की सहायता या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए किसी सलाहकारी सदस्य की सहायता से कार्य करने लगते हैं। और राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सरकार का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि राज्य का बजट जो है वो केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान यदि लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति उस समय आर्टिकल 123 का प्रयोग करके अध्यादेश जारी करके अस्थायी कानून बना देते हैं।
जब लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है तो राज्य की संचित निधि से बिना राष्ट्रपति की अनुमति से हम लोग धन नहीं निकाल सकते हैं। और राष्ट्रपति शासन के दौरान उस राज्य के उच्च न्यायालय के कार्य पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि न्यायालय स्वतंत्र रहेगा। और राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा या फिर न्यायिक जांच किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का जब तक संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन नहीं कर दिया जाता तब तक मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद भंग नहीं होगी और केवल उनका निलंबन हो जाता है। यदि दोनों सदन से इसका अनुमोदन नहीं होता है तो उस स्थिति में मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्रिपरिषद होंगी वह पुनः प्रभाव में आ सकता है। यानी कि जब ये साबित हो जाएगा जो राज्य का संचालन संविधान के अनुरूप नहीं हो पा रहा था तो उस स्थिति में मंत्रिपरिषद को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जब वो प्रूफ नहीं होता है तो उस स्थिति में मंत्रिपरिषद पुनः प्रभाव में आ जाएगा। थर्ड आता है हम लोग के पास वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360। तो वित्तीय आपात जो कि अमेरिका से लिया गया है, जिसके बारे में अनुच्छेद 360 में चर्चा किया गया है। और इसमें कहा गया कि जब पूरा देश या देश के किसी एक भाग में वित्तीय या फिर साख संकट यानी कि सिंपल से पैसे का अगर प्रॉब्लम आ जाए तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा संपूर्ण देश के लिए वित्तीय आपात लागू किया जाता है। अब इसमें भी सेम कंडीशन है कि वित्तीय आपात जैसे ही लागू होता है तो संसद के दोनों सदन के द्वारा 60 दिन के अंदर अनुमोदन करना अनिवार्य होता है। लेकिन अगर राज्यसभा के द्वारा अनुमोदन कर दिया जाता है और लोकसभा अगर भंग हो जाता है तो जो नया यानी कि नवनिर्वाचित लोकसभा होंगे उनके पहली बैठक से 30 दिन के अंदर उनको अनुमोदन करना अनिवार्य होता है। और अनुमोदन जब हो जाता है और अनुमोदन होने के पश्चात वह लागू रहता है और जब तक इसको वापस नहीं लिया जा सकता। यानी कि वित्तीय आपात एक बार लागू हो गया तो वो तब तक लागू रहेगा जब तक उसको वापस नहीं लिया जाता, अर्थात इसकी अधिकतम सीमा की चर्चा नहीं किया गया। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन में सामान्य बहुमत के द्वारा किया जाता है तथा इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब वित्तीय आपातकाल का प्रभाव क्या क्या होता है? तो इस आपातकाल के दौरान राज्य सरकार की सभी वित्तीय शक्ति का नियंत्रण केंद्र सरकार के अधीन हो जाता है। केंद्र सरकार राज्य में कार्यरत किसी भी पदाधिकारी का वेतन भत्ता में कमी कर सकता है। पैसा का प्रॉब्लम है तो पैसा को कटौती किया जाएगा। इस आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के किसी भी पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ते में राष्ट्रपति के द्वारा कमी किया जा सकता है। और चौथा, वित्तीय आपात एक बार अनुमोदन के बाद तब तक लागू रहता है जब तक इसे वापस नहीं लिया जा सकता। तो आपातकालीन उपबंध के बारे में यहाँ पर डील करना था तो हमने 3 प्रकार के आपातकाल यानी कि राष्ट्रापात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, इन तीनों के बारे में डिटेल से हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब जो भी क्वेश्चन बनना रहेगा यहीं से बनेगा, तो थोड़ा सा अपना सूझबूझ के साथ उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लिखना पड़ेगा। अब अगला चैप्टर हम लोग का 11 आता है जिसमें कि कैग के बारे में बताया गया है, यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति एवं कार्य के बारे में बताना है, या फिर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रदत्त शक्तियों के बारे में बताना है, या फिर भारतीय राज्य व्यवस्था में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मुनीम मात्र हैं, इस कथन की भी व्याख्या करना है। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो संघ सरकार और राज्य सरकार इनके जो आय व्यय है उनके हिसाब किताब और प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य कौन करते हैं? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही करते हैं। इसकी जिम्मेदारी कैग को ही सौंपा गया है। अब के संविधान के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात CAG कैग को कार्यपालिका से स्वतंत्र तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान स्वतंत्रता प्राप्त है। यानी कि कैग को जो है कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया और इनको उच्चतम न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होते हैं उन्हीं के समान स्वतंत्रता भी प्रदान किया गया है। दरअसल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा कार्यालय ही भारतीय लेखा परीक्षण विभाग है, यानी जो कैग है वही क्या है? भारतीय लेखा परीक्षण विभाग है। और कैग सार्वजनिक धन का सर्वोच्च पदाधिकारी भी होते हैं। फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व का दाता के हितों को भी सुरक्षित रखना है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रीय वित्त का संरक्षक कहा जाता है, यानी कि जो भी देश का पैसा है उसका संरक्षक कैग को ही बोला जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत की संचित निधि से धन के निगम पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकता, और इसके पदनाम से तो स्पष्ट होता है कि वह नियंत्रक एवं महालेखा यानी कि नियंत्रण भी रखेंगे और लेखा जोखा भी करेंगे, दोनों कार्य करने का कार्य करते हैं। किंतु अभी तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केवल लेखा परीक्षक का ही कार्य लेखा परीक्षक का ही कर्तव्य कर रहा है, जबकि इंग्लैंड का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
लोक धन की प्राप्ति और उसके निर्गम का भी नियंत्रण करते हैं। तो जिससे कभी पढ़ें, जो कैग है वे लोक धन की प्राप्ति और उनके निर्गमन पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है, वे सिर्फ लेखा जोखा का ही कार्य करते हैं, जबकि इंग्लैंड में ये दोनों कार्य कैग ही करते हैं। इसे अंग्रेजी में कैग के नाम से भी जाना जाता है। अनुच्छेद 148 में जिसके बारे में बताया गया है। और कैग की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं, तथा राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। यानी कि कैग जो भी होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और उनको शपथ गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएंगे? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति ही दिलाएंगे। इस पद का प्रावधान पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत महालेखा परीक्षक के नाम से किया गया था। इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। और कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही, यानी कि 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे तो वे अवकाश धारण कर लेंगे। इनका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? तो संघ और राज्य क्षेत्र की संचित निधि, आकस्मिक निधि और सार्वजनिक लेखाओं के लिए किए जाने वाले खर्चों का परीक्षण करना होगा, जांच करना होगा। और यह राष्ट्रीय वित्त का संरक्षक होता है, पीछे भी पढ़ें। और अनुच्छेद 150 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखों से तैयार रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेंगे और राष्ट्रपति उसे सदन में जमा करेंगे। यानी कि जो भी वे रिपोर्ट जारी बनाएंगे, ये रिपोर्ट वे राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को सदन में जमा करेंगे। फिर अनुच्छेद 151, इसमें क्या बताया गया है कि राज्य सरकार का लेखों से संबंधित रिपोर्ट जो होंगे वे राज्यपाल। तो जिस प्रकार से केंद्र में क्या हो गया कि 150 में बताया गया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो भी लेख होंगे वे राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति उसको सदन में जमा करेंगे। उसी प्रकार से 151 में बताया गया है कि कैग जो है वे अपना रिपोर्ट राज्यपाल को देंगे और राज्यपाल उसे विधानमंडल में जमा करेंगे। अब कैग के पद की क्या क्या स्वतंत्रता है? तो कैग स्वतंत्रतापूर्वक अपने कार्यों का निर्वहन करें। संविधान में इसके लिए प्राप्त प्रावधान किए गए हैं जिन्हें निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। सबसे पहला क्या आ जाएगा कि भारत लेखा का महालेखा परीक्षक विभाग में सेवारत सदस्य की सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति कैग की सलाह पर ही करते हैं। कैग का उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही पद से हटाया जा सकता है। यानी कि जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है, उसी प्रकार से कैग को भी हटाया जा सकता है। कैग की नियुक्ति के पश्चात सेवा शर्तों में परिवर्तन नहीं होगा। कैग पद नियुक्ति के पश्चात केंद्र व राज्य के अंतर्गत कोई भी पद धारण नहीं करेंगे। कैग का वेतन भत्ता पेंशन जो होंगे वे संचित निधि से दिए जाएंगे। अब इनके कार्य क्या है और शक्ति क्या है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ और राज्य के लेखों के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करता है जो संसद के द्वारा उन्हें सौंपी गई है। और अनुच्छेद 149 से लेकर 151 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यों और शक्तियों का उल्लेख किया गया है, जो कि इस प्रकार है। तो भारत के संचित निधि राज्य क्षेत्रों के खर्चों की लेखा परीक्षा, यानी कि भारत की जो संचित निधि होंगे, राज्य क्षेत्र के जो खर्चा होंगे उनके लेखा परीक्षा, केंद्र व राज्य के लोक लेखा निधि तथा आकस्मिक निधि को लेखा परीक्षा करने का कार्य कैग के पास है। सरकारी कंपनी और विभागों के लेख के खर्च की लेखा परीक्षा भी कौन करते हैं? तो कैग करते हैं। तीसरा, केंद्र व राज्य में समस्त लेन देन की लेखा परीक्षा कैग करते हैं। कोई भी निगम हो या फिर कंपनी हो, कंपनी का केंद्र एवं राज्य राजस्व से मिलने वाली जो भी वित्तीय मदद होंगी उनका लेखा परीक्षण करने का जिम्मेदारी भी कैग के पास है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के अनुरोध पर किसी भी ट्रिब्यूनल की लेखा परीक्षा करता है। राष्ट्रपति को उस प्रपत्र के निर्धारण के लिए सलाह देना जिसमें केंद्र एवं राज्य के लेखों को दर्ज किया जाएगा। संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष, राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी कैग को है। और किसी भी कार्य के कर या शुल्क से हुई निवल प्राप्ति नहीं, जो भी शुद्ध प्राप्ति होगी उनको सुनिश्चित करना और प्रमाणित करने का कार्य भी कैग को है। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के संरक्षक मित्र के रूप में कार्य करना कैग का कार्य है। और राज्य के लेखा को संकलित कर उनका रख रखाव भी कौन करते हैं? तो कैग ही करते हैं। अब कैग और निगम, तो इसमें क्या आ जाएगा कि सबसे पहले कि कुछ निगमों की लेखा परीक्षा पूर्णतः कैग के नियंत्रण में की जाती है, जैसे एयर इंडिया हो गया या फिर इंडियन एयरलाइंस हो गया या फिर ONGC ये सब। फिर कुछ निगमों की लेखा परीक्षा निजी लेखा परीक्षकों के द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति CAG की सलाह पर केंद्र करती है। और पूरक लेखा परीक्षा कैग द्वारा की जाती है। और केंद्र भंडारण निगम ये सब जो होती है कैग के द्वारा किया जाता है। जबकि कुछ निगमों की लेखा परीक्षा पूरी तरीके से निजी लेखा परीक्षा के द्वारा किया जाता है और कैग की कोई भूमिका नहीं होती है, जैसे कि LIC, RBI और SBI के क्षेत्र में। लेखा परीक्षा बोर्ड 1968 में
विशेष उद्योग तकनीकी पहलू हेतु गठित किया गया था। यह कैग का एक भाग है। इसके अध्यक्ष व 2 सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो कैग ही करते हैं। अब कुछ विश्लेषक भारत में कैग को सरकार का हिसाब किताब रखने वाला मुनीम मात्र मानते हैं, परंतु कैग मुनीम मात्र न होकर यह राष्ट्रीय वित्त का वास्तव में संरक्षक है। यानी कि क्वेश्चन में जो एक पॉइंट मेंशन था कि कैग जो है वो सिर्फ मुनीम मात्र है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ लोगों का मानना है, कुछ विश्लेषकों का मानना है कि कैग जो है वे मात्र मुनीम मात्र के हैं, लेकिन कैग जो है हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि वे मुनीम मात्र ना होकर राष्ट्र वित्त का वास्तविक संरक्षक होते हैं। और हाल ही में भूतपूर्व कैग विनोद राय ने मनमोहन सरकार की नीतियों पर जिस तरह रिपोर्ट दी, उससे स्पष्ट है कि कैग राष्ट्र धन के दुरुपयोग को रोकने में सक्षम और कारगर है। तो इस प्रकार से जो हम लोग का चैप्टर 11 भारत का नियंत्रक है महालय का परिचय था, उनसे संबंधित जो भी प्रावधान है वो हम लोग का कंप्लीट हो जाता है और चैप्टर 11 भी कंप्लीट हो जाता है। अब पॉलिटी में भी बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है और यहाँ से मैक्सिमम 3 से 4 क्लास होंगे जिसमें पॉलिटी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसका ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे ऐड हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक के लिए धन्यवाद।